Time travel, a science fiction topic which never fails to thrill us or to fill our minds with a lot of questions and thoughts whenever we come across discussions related to it. जहाँ पे दुनिया भर के लगभग हर एक वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल के बारे में नए नए थियोरीज और उसके होने के पॉसिबिलिटीज को ढूंढने में व्यस्त है, वहीं पे दुनिया के लगभग हर एक इंसान इंटरस्टेलर जैसी फिल्म कह लो या एच.जी. वेल्स की बुक द टाइम मशीन पढ़ के कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि काश असल जिंदगी में भी ये सब हो सकता। क्या होता अगर टाइम ट्रैवल जैसी चीज सच में होती? क्या सच में टाइम ट्रैवल जैसी चीज असल में होती है? अब टाइम ट्रैवल सच में होती है कि नहीं, ये तो किसी को भी नहीं मालूम। बट टुडे आई विल शो यू 5 such incidents that forces us to believe that time travel is possible in real. The Moberly Jordan Incident। बात है ईयर 1901 की, जब 2 इंग्लिश वुमेन एनी मॉबरली और इलियनर जॉर्डन ने वेकेशन मनाने के लिए फ्रांस गए। वहां पर दे विजिटेड द पैलेस ऑफ वर्साइलेस, which is one of the renowned place of France। उन दोनों ने वहां पर पेटिट ट्राइनन नाम की एक जगह भी विजिट की, which is on the palace ground। पेटिट ट्राइनन एक छोटा कासल था जिसे लुइस 16 ने मैरी एंटोनेट को दिया था, जिसे मैरी खुद की प्राइवेट स्पेस की तरह इस्तेमाल करती थी। मॉबरली जॉर्डन का दावा है कि जब वो दोनों कासल के आसपास घूम रहे थे तब उन्होंने काफी अजीब चीजें नोटिस की। उन दोनों का कहना है कि वहां पर उन दोनों ने ऐसे लोग देखे जो कि काफी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, जैसे कि मान लीजिए वो लुइस 16 के टाइम से। उन्होंने ये भी दावा किया कि वहां पर ऐसी कई सारे बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स थी जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनके मुताबिक उन्होंने मैरी एंटोनेट को अपनी आंखों से स्केच करते हुए देखा था। मॉबरली जॉर्डन का कहना है कि शायद वो गलती से टाइम स्लिप होके पास्ट में चले गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अजीब अजीब चीजें देखी। पॉल डीएनएच 1921 में पॉल अमेडियस डीएनएच नाम के एक स्विस ऑस्ट्रियन टीचर किसी दुर्घटनाग्रस्त कोमा में चले गए और 1 साल बाद जब वो कोमा से बाहर आए तब उन्होंने एक डायरी लिखना शुरू किया। उस डायरी को वो खुफिया ही रखते थे और किसी को भी दिखाते नहीं थे। एक दिन उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से कांटेक्ट करके उन्हें वो डायरी दिया और उसे सीक्रेट रखने को कहा और डायरी के राइटिंग्स को उस स्टूडेंट को ट्रांसलेट करने के लिए अनुरोध किया। ट्रांसलेट करने के बाद पता चला कि पॉल ने अपने डायरी में ये दावा किया है कि कोमा में जाने के बाद वो एंड्रयू नॉर्थमन नाम की एक आदमी के बॉडी में उठे, जो कि ईयर 3906 एडी में था। उनके मुताबिक 1 साल बाद कोमा से बाहर आने से पहले भी वो एक बार कोमा से उठे थे और तब वो गलती से भविष्य में पहुंच गए थे। और जब वहाँ के लोगों को ये समझ में आया कि वो नॉर्थमन नहीं थे, तब उन लोगों ने पॉल को भविष्य के कुछ घटना बताने लगे। इसके ऊपर उन्होंने एक किताब भी पब्लिश की जिसका नाम था क्रॉनिकल्स फ्रॉम द फ्यूचर, द अमेजिंग स्टोरी ऑफ पॉल अमेडियस डीएनएच। चैपलिन्स टाइम ट्रैवल। साल 2010 के अक्टूबर में नॉर्दर्न इंग्लिश फिल्म मेकर जॉर्ज क्लर्क ने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट की चैपलिन्स टाइम ट्रैवलर के टाइटल से। इस वीडियो में जॉर्ज एक डीवीडी फुटेज दिखाता है हमें, जो कि फिल्म के लॉस एंजलिस प्रीमियर के वक्त किया गया था। इस फुटेज में हम एक औरत को अपने कान के पास कुछ पकड़कर बात करते हुए देख पाते हैं। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो एक थीन ब्लैक कलर की डिवाइस है जिसे जॉर्ज ने एक फोन सस्पेक्ट किया है। क्लर्क का कहना है कि ये औरत एक टाइम ट्रैवलर हो सकती है जो कि भविष्य से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आई है। इस वीडियो को खूब सारी लाइक और कमेंट्स मिली, कई तो उसे एक पोर्टेबल ईयरपीस भी मानने लगे। एंड्रयू कार्सन। साल 2003 में एफबीआई ने 44 इयर्स के एक आदमी को इनसाइडर ट्रेडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इनसाइडर ट्रेडिंग एक गैर कानूनी तरीका होता है ट्रेडिंग करने के लिए।
एंड्रयू ने $800 के इन्वेस्टमेंट को $350 मिलियन के इन्वेस्टमेंट में बदल दिया था, और वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में, जो कि सबके लिए चौंका देने वाली बात थी। अरेस्ट करने के बाद 4 घंटे के कन्फेशन में एंड्रयू ने कहा कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, ईयर 2253 से, और 2003 में वो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए आया था, क्योंकि उस वक्त ट्रेडिंग की मार्केट बहुत ख़राब चल रही थी, पर वो फ्यूचर्स से होने की वजह से ट्रेडिंग की सही तरीका उसे मालूम थी, जिसकी वजह से 2003 में अमीर होने को आया था। 4 आवर्स के उस कन्फेशन में FBI से एंड्रयू ने कहा था कि अगर FBI एंड्रयू का सज़ा कम कर देता है या फिर उसे छोड़ देता है ताकि वो अपने टाइम मशीन से वापस अपने समय में लौट सके, तो एंड्रयू FBI को ओसामा बिन लादेन की लोकेशन और एड्स जैसे खतरनाक बीमारी का भी इलाज दे सकता है। पर उसके कन्फेशन के ठीक बाद एक रहस्यमय आदमी ने $1 मिलियन देकर उसका जमानत करवा लिया। 3 अप्रैल को उसका कोर्ट का ड्यू डेट था, पर एंड्रयू के जमानत के बाद उसको ना किसी ने देखा था ना किसी ने सुना था। अब सवाल ये उठता है कि क्या एंड्रयू ने सच में FBI को ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक टेररिस्ट की लोकेशन या एड्स जैसे खतरनाक बीमारी की इलाज दिया था भी या नहीं? Victor Goddard's airfield time slip. Robert Victor Goddard, a senior Royal Air Force commander, also known as Victor Goddard, ईयर 1935 में एडिनबर्ग से एंडोवर इंग्लैंड तक अपनी उड़ान के दौरान गॉडर्ड RAF स्टेशन ड्रीम एयरफील्ड के ऊपर से गुजर रहे थे, जो कि स्कॉटलैंड में है। आफ्टर डिमोबिलाइजेशन एफर्ट्स following the First World War, the Dream station was no longer in use, and indeed Goddard saw while he flew over it, a largely abandoned airfield. इंग्लैंड से वापस लौटते वक्त गॉडर्ड एक स्टॉर्म में फंस गए। पर ताज्जुब की बात यह है, जब सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया, तब उन्होंने देखा कि वो सुनसान और खाली ड्रीम एयरफील्ड और सुनसान या खाली नहीं था, बल्कि इस बार उन्होंने एयरफील्ड में कई सारे लोग और नए नए प्लेन्स और मशीन स्पॉट किए। यहाँ तक कि एयरफील्ड का रनवे ट्रैक भी नया हो गया था। बट विदिन सेकेंड्स दैट स्टॉर्म रीअपीयर्ड, बट आफ्टर हार्ड फाइट ही मेड हिज वे सेफ। पर चौंका देने वाली बात यह है कि उसके ठीक 4 साल बाद 1939 में ड्रीम एयरफील्ड वापस से रिबिल्ड किया गया, और वो इस बार एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था जैसा गॉडर्ड ने देखा था। तो सवाल ये उठता है कि क्या गॉडर्ड गलती से टाइम स्लिप करके भविष्य में चले गए थे? तो ये थे कुछ अनसुलझे इंसिडेंट्स जो कि काफी पुराने होने के बावजूद रहस्य की एक महक आज भी इनके इर्द गिर्द महसूस की जा सकती है। पर वो कहते हैं ना, अनसुलझे रहस्य हमेशा अपनी तरफ ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। Let me know in the comment section which incident you liked the most and what are your thoughts about it. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।